हे मेरे भगवान, आ गया फिर वही बात दोहराने के वक्त। जैसा कि मैंने इस सीरीज के पिछले भाग में कहा था, सच में यार ऐसे बेतुके बेढंगे या दोस्त सीधे तौर पर कहूँ तो ऐसे शर्मनाक तरीकों का कोई अंत नहीं है जिससे लोग अपनी जिंदगी को टाटा बाय बाय खत्म कह सकते हैं। अरे तरीकों का तो इतना लोड ज्यादा है कि जनाब हम और आप मिलकर श्रृंखला की 13वीं मना रहे हैं। मेरा मतलब है कि हम इसके 13वें पार्ट पर हैं, तो कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, नहीं तो जंग लड़ने के लिए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे बेवकूफों को देखने के लिए जिन्होंने शर्मनाक तरीके से ऊपर की टिकट कटवा ली। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो पहला किस्सा इटली के कैटोलिका शहर में अप्रैल 2022 के एक प्यासा चोर का है जो कि ऐसी दुविधा में फंस गया जो कि ना उगलने के लायक था और ना ही निकलने के। वो दिन ईस्टर सोमवार का था और उसके एक बंद किराने की दुकान में घुसकर भारी सेंध लगाने का फैसला किया। और हाँ, वो जनाब इसका लुत्फ एक ड्रिंक के साथ उठाना चाहता था, लेकिन निचली शेल्फ से एक बोतल चुनने के बजाय उसने क्रेट के ऐसे ऊंचे टावर से एक बोतल को लेने का फैसला किया जिसका पूरा एक ढेर लगा हुआ था। कोई हरी हरी बोतल नहीं, बल्कि उस ढेर के ठीक बीचों बीच वाली। अब जिसने भी कभी वो बिल्डिंग बनाने वाला खेल खेला ना, वो जानता है कि ये दुखदायक है। और जैसा कि आपने शायद अनुमान लगा लिया हो, जी हाँ, वो पूरा ढेर धड़ाम से ढह गया और हमारा मूर्ख प्राणी उस वजन के नीचे को चल गया। भैया अगले दिन तक उसका कोई अता पता नहीं मिला। फिर जब स्टोर के कर्मचारियों ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उन्हें वहां पर हुई तबाही का कारण का आखिर मिल गया। ये तो पक्का है कि इस मानस ने डार्विन पुरस्कार जीतने के लिए ग्रेट तो नहीं, पर हाँ ग्रेट काम तो जरूर किया है। बेचारा। मस्खरों का स्कूल। दोस्तों, क्या आपको जगलिंग आती है? हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी बार कोशिश की है, पर हर बार हवा में कम और जमीन पर ज्यादा गेंदें धूल चाटती दिखती हैं। पर मैंने तो ऐसे जांबाज बाजीगरी करने वाले उस्तादों को भी देखा है जिनके लिए तलवारें, आग वाली छड़ियां और यहाँ तक कि जंजीरों को भी हवा में उछालना बाएं हाथ का खेल है। सबसे बुरी से बुरी की बात करें तो वो बस खुद को चोट पहुंचाने का जोखिम उठाते हैं। और फिर मैं भैया अपना ईगो शांत करने के लिए मैं तो छोटी बीन बैग गेंदों या फिर शायद अंडे का भी उपयोग तक करूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्मार्ट लोग या फिर कोई एक्सपर्ट किसे छूने की भूल नहीं करें? जी हाँ, हथगोले को। मेरा मतलब है कर्तव्य दिखाने वाले हथगोले को। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। ये सबसे बेवकूफी भरी बात होगी। कोई इतना भी बेवकूफ नहीं होगा कि वो ऐसा बेतुका पागलपन करे, है ना? सही कह रहा हूँ मैं। चलो वापस चलते हैं 2001 में, रिवाइंड करते हैं और विडोवे क्रोएशिया की सैर करते हैं, जहाँ कॉलेज छात्रों का एक ग्रुप अपने अंदाज में एक बड़ी वाइल्ड पार्टी कर रहा था। उनमें से एक ने अपने दोस्तों के सामने दींगे हाँकने के लिए, उन्हें टशन दिखाने के लिए वहां मौजूद चीजों से जगलिंग का करतब दिखाना शुरू कर दिया, जिनमें से एक चीज, अरे हाँ आपने अनुमान लगा ही लिया, एक हथगोला था। यहाँ तर्क वर्क को इन भाई साहब ने तेल लेने भेज दिया, लेकिन ग्रेनेड का पिन खींचने के बाद उसमें लाइव विस्फोट के साथ मौत का खेल खेलना जारी रखा। बताता चलूं कि हथगोले एक केमिकल रिएक्शन की मदद से काम करते हैं, जिससे फेंकने वाले को विस्फोट होने से पहले इसकी चपेट से बाहर निकलने के लिए कुछ कीमती सेकंड मिलते हैं। इस आदमी ने भगवान जाने क्यों ये सोचा कि ये लॉजिक उस पर लागू नहीं होता, और जब वो करतब दिखा रहा था तो अचानक से ग्रेनेड फट गया। इस विस्फोट ने वहां मौजूद बेचारे दर्शकों को तो बस घायल ही किया, लेकिन इसने हमारे डार्विन पुरस्कार विजेता को जिंदगी से पूरी तरह से रुखसत कर दिया। अब भैया भले ही वो आदमी एक मस्करे की तरह काम कर रहा हो, लेकिन इस आदमी ने साबित कर दिया कि वो खुद ही एक पूरा का पूरा सर्कस था। आप जानते हैं कि आप अपनी किक के लिए क्या कर सकते हैं? उन ग्रेनेड पर से पिन खींचने से कम खतरनाक है। जी हाँ, उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं। मैं वादा करता हूँ कि वे धमाका तो नहीं करेंगे। कर दिया सब? बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली कतार में कौन है। कार वॉश में लाश। हम में से बहुत से लोगों ने ऑटोमेटेड कार वॉश का इस्तेमाल भी किया होगा, है ना? तो दोस्तों बताएं कि ऑटोमेटेड कार वॉश का उपयोग करने का पहला नियम क्या है? अरे नहीं, ये टिकटॉक वीडियो बनाने वाली सिचुएशन नहीं है, बल्कि ये तो कार से बाहर मत निकलो वाले मोमेंट है। सच कह रहा हूँ दोस्तों, इनमें से कुछ स्थानों में मशीनरी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और ये गंभीर चोटें या उससे भी बदतर हाल हो सकते हैं। वापस अप्रैल 2022 में सैन डिएगो चलते हैं, जहाँ एक आदमी एक ऑटोमेटेड कार वॉश में चला गया और फिर सही से जांच पड़ताल किए बिना ही वो बेवकूफ अपने वाहन से बाहर निकल आया, जबकि उसकी कार अभी भी गियर में थी। तो जाहिरा तौर पर वाहन द्वारा उसे घसीटा ही जाना था। जी हाँ, वो अपनी कार के बाईं ओर और कार धोने की मशीनरी के बीच में बुरी तरीके से फंस गया। और उसने उसको कार निकलने का फैसला क्यों किया? क्या उसे और उसकी तशरीफ को मधुमक्खी तंग कर रही थी? क्या ऑटोमेटेड हिस्से का मतलब वाहन में अंदर रहना नहीं था? यार जो कुछ भी था वो घुसा वन पीस में, पर कार वॉशर के दूसरी तरफ से वो बहुत से हिस्सों में बाहर निकला। बेचारा। जान पर भारी प्लेन की सवारी। नवंबर 2021 में ह्यूस्टन टेक्सास के एक छात्र पायलट को उसने ट्रेनर ने पहली बार सेस्ना 172 हल्के विमान में अकेले उड़ान भरने की इजाजत दी। इस मौके से पूरी तरह से उत्साहित होकर वो बाहर आया और अपने लिए एक नया विमान खरीद लिया, एक पाइपर PA-28140। भले ही उसे अभी तक पूरा लाइसेंस नहीं दिया गया था, इसके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें साफ तौर से बताया कि उन्हें नियमित रूप से अकेले उड़ने के काबिल होने से पहले अभी ट्रेनिंग की जरूरत के साथ साथ और भी बहुत कुछ पाने की जरूरत है, जिससे वो अपना नया विमान उड़ा सके। हालांकि हमारा छात्र नियमों को न मानकर अपनी जूते की नोक पर रखता था। आपको बताता चलूं कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि छात्र पायलट नहीं कर सकते। इनमें शामिल है विमान में एक यात्री के साथ उड़ना, रात में बिना प्रशिक्षक के समर्थन के उड़ना, ब्लर विजिबिलिटी के साथ कोहरे में उड़ना और उन्हें जिसका लाइसेंस मिला है उससे अलग वाले मॉडल की उड़ान भरना जब तक इंस्ट्रक्टर ना कहे।
क्या आप अनुमान लगा सकते हैं इस छात्र ने इनमें से कितने नियम तोड़े थे? अगर अनुमान लगा लिया है तो आप अपनी कुकी की मजे लें। तो बात एक धुंधली शाम की है जब अपने प्रशिक्षक को बताए बिना वो दोस्त के साथ अपने नए विमान में ऊपर की ओर सैर करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन लगभग 4 मिनट के बाद ही आगे से कुछ ठीक न देख पाने के कारण इसका विमान पास के कुछ पेड़ों से टकराकर बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ना तो छात्र और ना ही दूसरे यात्री बच पाए। रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए भाई, इस पागल ने अपनी जान गंवा के ये सीखा। बदनसीब बेचारा। आओ पेन ट्रेन पर चलें। जी, मैं रोमांचक रहस्य का बड़ा शौकीन हो रहा। खैर 15 दिसंबर 2009 को जर्मनी के U2 सबवे के कर्मचारियों का सामना ठीक ऐसी चीज से हुआ था। एक मेट्रो चालक अपनी ट्रेन में सवार होकर आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक उसने पटरियों पर घिसटते हुए एक व्यक्ति के शरीर को देखा। सदमे से उभरने के बाद कंफ्यूजन की बाढ़ आ गई। अरे ये वहाँ पहुंचा कैसे भाई? ट्रेन के लगातार आन जान के साथ ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था कि वो प्लेटफॉर्म से कूद कर पटरियों के नीचे इतनी दूर जाकर पहुंचता। तो क्या वो चलती मेट्रो कार के पीछे से कूद गया था? और अगर हाँ तो क्यों दोस्तों, क्यों? ये बिल्कुल बेतुका था, क्योंकि मौका वारदात की कोई सर्विलेंस फुटेज नहीं थी जिससे पुलिस भी हक्का बक्का रहेगी। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि मेट्रो ट्रेन की कारों में से एक जो ड्राइवर के लाश खोजने से पहले पटरियों के ऊपर से गुजरी थी, उसकी एक खिड़की टूटी हुई थी और अचानक इसके सभी तार जुड़ गए। ये बेवकूफ सफेद कार में अकेला था और उसने अपने सारे जौहर दिखाने का फैसला किया। सारे के सारे बस रेलिंग से झूलने और अपने पैरों से खिड़कियों में से एक को तोड़ने के लिए, और कुछ प्रयासों के बाद उसमें सफल हो गया। और फिर सुरंग के बीच से तेज गति से चलती हुई ट्रेन द्वारा बनाई गई सक्शन के कारण वो तुरंत चलती हुई ट्रेन से बाहर खींच लिया गया। भाई वाह, तुम तो जादूगर निकले। तो दोस्तों अगली बार जब ट्रेन में मग चुराने की सूझे ना तो इस अंजाम को याद कर लेना। हाँ भाई हाँ, मर्द को दर्द होता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कुछ गलत पर शक्तिशाली गोलियों पर हाथ साफ करने के लिए कुछ भी करेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ रहे हो? मेरा मतलब है कुछ भी कर गुजरेंगे। इस मामले में 2009 में मिनेसोटा के एक समझदार इंसान ने भूसे भरे दिमाग में आया कि उसे कुछ नशीले दर्द की दवा एकदम मुफ्त में मिल सकती है। अगर वो एक नकली एक्सीडेंट का झोल करके अस्पताल जाता है तो लगता है इसका दिमाग सही नहीं था। फिर भी उसने सोचा कि अगर वो चलती हुई कार से कूद गया तो उसे लगी ये चोटें पक्का करेंगी कि डॉक्टर उसे वही दर्द की दवा दे जिनसे वो मरा जा रहा था। इसलिए हमारे मास्टरमाइंड ने अपनी गाड़ी चलानी शुरू की, अपनी कार की स्पीड तेज कर दी और ये जनाब फिर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। उसके प्लान में बस यही एक अड़चन थी कि जब आप मर चुके हों तो दर्द की दवा मांगना जरा मुश्किल है। हाँ भैया, इस बचकानी साजिश से उसे जो चोटें लगी उतनी गंभीर थी, वो मौके पर ही ऊपर वाले के पास पहुंच गया। दोस्तों मेरे दर्द की तो कोई दवा नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। टाटा, ये लो अपना डार्विन पुरस्कार और करो दुनिया के मजे। फायरवर्कर्स। कुआलालंपुर के लूनर में नए साल का जश्न देखने लायक होता है। शहर की जगमगाती रोशनी, उसमें होती आतिशबाजी रात को पूरा जादू बनाती है। दिक्कत यह है कि पटाखों के ज्यादातर प्रकार असल में मलेशिया में उनके फ्लेमेबल पदार्थों के कारण प्रतिबंधित है। इसका मतलब है कि ज्यादातर आतिशबाजी अवैध रूप से की जाती है और बहुत से स्थानीय लोग नहीं जानते कि पटाखे कैसे काम करते हैं या औद्योगिक पैमाने का उपयोग कैसे करें जिससे वे अवैध रूप से इन पटाखों को अपने हाथ में ले सके। और बस यही कारण था कि हमारा अगला डार्विन पुरस्कार विजेता हमारी इस लगातार बढ़ती सूची में शामिल हो गया। 2005 के लूनर न्यू ईयर पर एक आदमी उपनगरीय कुआलालंपुर में एक क्लब के बाहर लोगों को औद्योगिक पैमाने पर आतिशबाजी करते हुए देख रहा था, जो 150 फीट से ज्यादा ऊंचे हवा में धमाल मचा रहे थे। यूनिवर्सिटी में उस आदमी ने इन शक्तिशाली पटाखों को बेहतर ढंग से देखने का फैसला किया और उस बेचारे ने लॉन्चिंग ट्यूब्स में से एक पर अपना चेहरा झुका लिया जिससे वो शूटिंग कर रहे थे। वो ट्यूब से नीचे पे झांक रहा था कि अचानक एक रॉकेट तेज आवाज करता है उसके चेहरे पर टकराया जिससे वो 30 फीट पीछे उड़ गया और उसके सिर में कुछ घातक चोटें आई। अच्छा तो भैया, ऐसे ही आप नए साल की जश्न की विदाई कहते हैं क्या? मुझे भी तो लिफ्ट करा दे। अपनी नौकरी के लिए ऊपर और बाहर जाने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको ये देखना होगा कि आप कितनी दूर तक जाते हैं। जैसा कि 1999 में एक चौकीदार ने खोजा था। दोस्तों एक दिन वो अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट की सफाई कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि छत से कुछ लिक्विड सा टपक रहा है। इसलिए एक अच्छा काम करने के लिए उत्सुक वो शाफ्ट पर दूसरी लिफ्ट से चढ़ गया और फिर एक छिपे हुए सेवा द्वार पर चढ़ गया और अपनी पहली लिफ्ट की छत पर चढ़ गया। उसने सतह को पहुंचना शुरू किया, तभी अचानक लिफ्ट को एक झटका लगा। रेसाव तक पहुंचने में बड़ी हड़बड़ी में वो एक पहले एलिवेटर को बंद करना भूल गया। कुछ भी करने में असमर्थ पहली लिफ्ट शाफ्ट के बहुत ही ऊपर उठ गई और फिर टॉप पर जाकर उसे कुचल दिया। यार मैं तो उस अगले चौकीदार का सोच रहा हूँ जिसे अब इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा। ये तो होना ही था। तांबे की चोरी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। बिजली का संचालन करने की अपनी काबिलियत के कारण यह विश्वसनीय रूप से ऊंची मांग वाली निर्माण सामग्री बन गई है, खासतौर से पिछले कुछ बीते सालों में। जनवरी 2020 से मई 2021 तक यूके में तांबे की कीमतों में औसतन 74% की बढ़ोतरी हुई, मतलब लगभग 6100 पाउंड से बढ़कर लगभग 10,750 पाउंड प्रति टन। ये उछाल चोरों की नजरों से बच नहीं पाया।
जिन्होंने निर्माण स्थलों, इमारतों, यहाँ तक कि रेलवे से भी इस कीमती धातु की सेंध लगाई, जैसे बन पाया वैसे। लेकिन सभी चोर अपनी इस छापामारी में मिशन इम्पॉसिबल जैसी सटीकता और हाथ की सफाई से काम नहीं कर पाते, और इसका सबूत एक स्कॉटिश चोर ने 2001 में बड़े अच्छे तरीके से दिया। ग्लासगो में चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेनें ओवरहेड केबल से बिजली इकट्ठा करती हैं। किसी भी अतिरिक्त बिजली को एक ठोस तांबे की केबल के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है, जिसके बाद में एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भेज दिया जाता है। हमारे इस दोस्त ने, जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम का अच्छा खासा ज्ञान रखता था, उसने इस केबल को ट्रेन से गुजरने के बीच के समय में काट कर चुराने की योजना बनाई। जब वहां पर कोई बिजली ना चल रही हो तो भैया ये काफी सोची समझी चलती, और वो शायद इसे अंजाम आराम से देता, जो एक छोटी हुई भारी दिक्कत उसके रास्ते में कांटा न बनी होती। तो हुआ ये कि टाइम टेबल जिस पर उसने अपनी शानदार योजना बनाई थी वो काफी पुरानी थी। जैसे ही उसने अपना काम चालू किया तभी ट्रेन सामने से आने लगी, वो भी उसके अनुमान से 10 मिनट पहले, जिसके चलते हजारों वोल्ट की बिजली ने अचानक उसके शरीर को भस्म कर दिया, जिससे झुलस कर वो कुरकुरे चिप्स हो गया। चलो आशा करते हैं अगला चोर इसे एक चेतावनी के रूप में लेगा, ऐसी वैसी नहीं बल्कि एकदम से शॉकिंग वाली जनाब। कॉप शॉट। मुझे लगता है मैं कहानियों को तोड़ने और चीज़ों को समझाने में बहुत ही माहिर हूँ, ताकि हर कोई उन्हें आसानी से समझ सके। ये कुछ ऐसा है जैसे 1993 में इलिनॉइस में एक पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर करने का प्रयास किया, लेकिन इसका अंत इतना ज्यादा बदतर था कि यार पूछो मत। उसके थाने में एक दूसरे अधिकारी ने गलती से अपने बंदूक को गोली को उनके पेट में घुसेड़ दिया, जिसके चलते गलती से बस एक सप्ताह पहले ही वो ऊपर वाले घर तक जा पहुंचे, ये समझाने की कोशिश में कि उनके साथी अधिकारी के साथ ही दुखद हादसा कैसे घटा। हमारे पुलिस वाले ने सीन को क्रिएट करने का फैसला किया। इस डार्विन पुरस्कार विजेता ने अपनी बंदूक निकाली, अपने पेट पर निशाना लगा, ट्रिगर दबा दिया। बस यहाँ दिक्कत ये थी कि वो भूल गया था कि चैम्बर में एक गोली मौजूद थी और उसने सेफ्टी ऑन नहीं की थी, तो जाहिर है कि वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। बस यही दुआ है कि इस थाने का कोई दूसरा पुलिस वाला इस सीन को रिक्रिएट करने की गलती ना करे भाई। शूट यू आर शॉट। फ्लोरिडा। कोई भी अमेरिकी जो नमक हलाल है जानता है कि इस राज्य के नागरिक बिना किसी संदेह के पूरे देश के सबसे अजीब प्राणी है। बड़े पैमाने पर फेसबुक कार्यक्रम आयोजित करने से लेकर तूफान को मार गिराने तक, केकड़ों पर राजनीतिक संदेश चित्रित करने तक उनके पागलपन की कोई सीमा नहीं। सच कहूं तो अगर कोई आइडिया बेतुका है तो फ्लोरिडा वासियों में किसी ने पक्का शायद इसे आजमाया होगा। अरे हाँ, इसी से याद आया, हमारे अगले विजेता का स्वागत करो भाई। अप्रैल 2022 में 3 उब चुके टीनेजर्स ने कुछ तूफानी करने का फैसला किया, वो भी बॉडी आर्मर और सही अमेरिकी शैली में, एक हैंडगन का उपयोग करके। ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें ये बंदूक कहां से मिली, लेकिन युवाओं ने बारी बारी से शरीर का कवच पहना और एक दूसरे गोली मारी। ये पूरा सिलसिला रिकॉर्ड किया गया और इसे स्नैपचैट पर अपलोड किया गया। मुझे लगता है आपको अंदाजा हो गया हो कहानी क्या मोड़ देने वाली है। जी हाँ, उनमें से एक ने कवच पहन लिया और खुद को ह्यूमन टारगेट की तरह पेश करने लगा, लेकिन दूसरे युवा का लक्ष्य इतना सटीक नहीं था कि अचानक उसने गलती से गोली उसकी छाती के एक हिस्से में घातक रूप से मार दी, जो बिना आर्मर के था। इससे घबराकर बाकी बचे 2 युवकों ने एम्बुलेंस को फोन किया और शूटिंग की सूचना दी, लेकिन तब और भी बेवकूफाना चाल में उन्होंने अपने स्नैपचैट वीडियो को हटाने की कोशिश की और जो कुछ हुआ उसके बारे में झूठ बोला। एक आईटी विशेषज्ञ को वीडियो खोजने में देने लगी, जिसने पूरी स्थिति को पहले से और बदतर बना दिया। ओए बच्चों, ये टिप सुनो। अगर आप ऊब गए हैं तो वीडियो गेम खेलें, स्नैपचैट के प्रभाव के लिए अपने दोस्तों को गोली ना मारें और फिर इसके बारे में झूठ बोलकर अपनी कब्र ना खोदें भाई। ये देखते हुए कि इन दोनों को एडल्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है और वो अपना बाकी बचा जीवन सलाखों के पीछे बिता सकते हैं, तो मैं तो उन्हें 2 ऑनररी डार्विन पुरस्कार देने वाला हूँ भाई। तालियां बजती रहनी चाहिए भैया, बजाते जाओ। मैकबुक वाली गलती। जबकि मैंने उन पिछले ट्रिगर से मजे लेने वाले मूर्खों को उनके गधों के व्यवहार के लिए कोयले पर घसीटा, पर उनकी मूर्खता बाकी गोली से संबंधित डार्विन पुरस्कार विजेताओं की तुलना में कुछ भी नहीं है। मार्च 2022 में यूक्रेन के एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र में एक रूसी सैनिक को एक त्यागा हुआ मैकबुक मिला। अब वो मैकबुक रखना चाहता था, लेकिन उसे छिपाए रखने के लिए उसके पास कोई भी जगह नहीं थी। कोई बात नहीं, उसने सोचा मैं बस अपने शरीर के कवच के बैलिस्टिक ब्रेस्टप्लेट को हटा दूंगा और उसमें मैकबुक डाल दूंगा। सिंपल। अब जो लोग नहीं जानते बता दूं कि मैकबुक गोलियों को नहीं रोक सकते। आप जानते हैं कौन रोक सकते हैं? जी हाँ, खास तौर से डिजाइन किया गया एक बैलिस्टिक ब्रेस्टप्लेट। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि उसे कोई गोली लगने वाली थी भाई। मुझे याद आ गया, वो तो एक एक्टिव वॉर जोन के बीच में था। ये कहना दुखद है कि यह मूर्ख सैनिक यूक्रेन से जिंदा नहीं निकल सका। जब यूक्रेनी सैनिकों ने आखिर में उसके शरीर को प्राप्त किया तो उन्हें न केवल मैकबुक मिला, बल्कि उन्हें जाहिरा तौर पर एक चोरी हुआ आईपैड भी वहां मौजूद मिला। कोई पता नहीं ये बेवकूफ कहीं का। मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा अगर उसने टैबलेट को हेलमेट के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की हो तो। आग की चींटियां। 2001 में जब पुलिस रोम न्यूयॉर्क में एक क्राइम सीन पर पहुंची तो वहां ये समझने के लिए काफी संघर्ष कर रहे थे कि क्या देख रहे थे। एक महिला के शरीर में उसके घर से सटे घास के इलाके में आग लगी हुई थी और जबकि पास में एक हल्का और पिघला हुआ गैस कैन मिला। बेईमानी के खेल का कोई तत्काल संकेत नहीं मिला। महीनों तक इस घटना की जांच करने के बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर पाई और आखिरकार तो वहां मौजूद इकलौते लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पर पहुंची। जी हाँ, ये महिला सिगरेट पी रही थी और उसके पड़ोसियों के अनुसार उसे अपने यार्ड में पेट्रोल से चींटी के टीलों को डुबोने की बेतगी से आदत थी।
जब वो गैस कैन पकड़े हुए थे तो सिगरेट से अंगारा गलती से गैसोलीन की धारा में गिरा, जो कि जल्दी से इग्नाइट हो गया और उस धारा में चला गया, जिससे कैन फट गया और उसने एक पल में महिला को जाल भून दिया। तो भैया स्कोर हुआ चींटियों 1, कैरन 0। सुपर ह्यूमन बनने की मूर्खता। आपको क्या लगता है कि आप कितने मजबूत हैं? क्या आप जिम में रोजाना लोहे की पंपिंग करते हैं, या आपका शरीर ऐसा लगता है जैसे ये टूथपिक से बना है? जो कुछ भी हो, मुझे लगता है कि हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि पृथ्वी पर बहुत कम लोग हैं जिनके पास एक कार को उसकी पटरियों पर रोकने के लिए जरूरी 20 जैसी ताकत हो। 4000 पाउंड से थोड़ा अधिक वजन वाली एक औसत कार के साथ आपको ऐसे किसी भी धातु के साथ 20 के साथ लोहा लेने के लिए सुपर ह्यूमन जैसी शक्ति की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा विचार 2001 में एक आदमी के दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। जाहिर तौर पर कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो में एक रिजर्वायर के किनारे पर अपनी कार खड़ी करने के बाद वो केवल ये देखने के लिए बाहर निकला कि उसकी कार धीरे धीरे पानी के किनारे क्यों लुढ़क रही। अब यहाँ लॉजिकल बात ये होगी कि कार में कूदकर उसे पार्क में वापस पार्क कर दिया जाए, है ना? खैर इस आदमी के दिमाग में कुछ और ही था। वो आगे की ओर लुढ़कते हुए कार के सामने कूद पड़ा, ये मानते हुए कि वो बिना हिलने डुलने वाली एक अडिग वस्तु की तरह मजबूती से काम करेगा। लेकिन उसने अपने आप को कुछ ज्यादा मजबूत सोचा कि कार बस उसके ऊपर से लुढ़क गई, जिससे वो पानी के नीचे दब गया। वो जिंदा नहीं रह पाया। लेकिन उसकी कहानी एक रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि आदमी चलती कार से कभी लड़ाई नहीं जीत सकता, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो। जेट ईंधन वाली बेवकूफ़ी। हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी गलत मोड़ लिया है, लेकिन जब कई स्टॉप साइन, चेतावनी सिग्नल और ट्रैफिक लाइट हैं तो जल्दी से पीछे मुड़ना एक लॉजिकल उत्तर है। हालांकि ये साल 2002 में रियो डी जेनेरियो में एक टैक्सी ड्राइवर के लिए जवाब नहीं था। सेंटोस जियोमोंट हवाई अड्डे पर पैसेंजर को छोड़ने के बाद टैक्सी चालक ने सड़क के चारों ओर चलने का फैसला किया, ये मानते हुए कि किसी समय हवाई अड्डे से दूर रह जाएगा। लेकिन जल्दी वो संकेत के बाद संकेत का सामना करने लगा कि वास्तव में रनवे के पास आ रहा था। चमकती रोशनी ने उनको चेतावनी दी कि विमान रनवे पर और उड़ान भरने के लिए तैयार है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसको अनदेखा करते हुए टैक्सी सीधी चलेगी। रनवे पूरी तरह से अस्पष्ट 737 यात्री जेट उड़ान भरने के बावजूद उसने इसके पीछे अपनी यात्रा करना जारी रखा। तभी विमान के दोनों इंजन ने गति पकड़ ली। अपने चरम पर हर एक 737 जेट इंजन 50,000 LBS का एक बड़ा थ्रस्ट पैदा कर सकता है, और जैसा कि आप समझ गए, एक टैक्सी के पास उस बल के मुकाबले के लिए कोई जोर नहीं है। इंजनों ने टैक्सी उड़ा दी, इसके पास के समुद्र में 80 फीट से अधिक दूर फेंक दिया। यह सफर छोटा ही रहा क्योंकि ड्राइवर की जान नहीं बची। मुझे लगता है इस कहानी का मोरल है, एक जेट विमान के पीछे ड्राइव न करें जो कि उड़ान भरने वाला है। क्या यही पहले से कॉमन सेंस नहीं है? आप पर गिर रहा हूं। जब आप सुरक्षा टेप की रिम्स को एक क्षेत्र का ब्लॉक करते हुए देखते हैं तो एक स्पष्ट संकेत है कि आपको क्षेत्र से बचना चाहिए, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या हो रहा है, इसे एक महत्वपूर्ण कारण से बंद कर दिया गया। खैर ये एक बहुत ही कॉमन सेंस समझ होने के बावजूद 2004 में दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति था जिसने इसे पूरी तरह से अनदेखा करने का फैसला किया। मैंने था पर जोर दिया। वो एक कैफे में बैठा हुआ था, रास्ते भर लकड़हारों की एक टीम को देख रहा था जो कुछ बड़े भारी दिखने वाले पेड़ों को काट रही थी। उन्होंने टेप के साथ क्षेत्र को बंद कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी लकड़ी गिरने के बाद किसी को नुकसान ना पहुंचाए। इसके बावजूद हमारे आदमी ने अचानक क्षेत्र के लिए एक लाइन बनाई, टेप के नीचे झुककर पास की दुकान में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए फुटपाथ का उपयोग किया, और ठीक उसी पल एक विशाल पेड़ जिस पर लकड़हारे काफी स्पष्ट रूप से काम कर रहे थे उस पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनके जोरदार चिल्लाने के बावजूद उस आदमी ने उनको नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता रहा, और साफ साफ कहूं तो वो पेड़ से कुचला गया। अपने क्रश से मिलने के रास्ते में क्रश हो गया बेचारा। उसकी जान ना जाती तो इस पर अच्छा सा शेर बन सकता था भाई। प्राकृतिक कारण। मैं अच्छी तस्वीरें खींचने में काफी भयानक हूँ। मैं कभी नहीं समझ पाया कि किस पोज में तस्वीर खींचनी है या कौन से कपड़े पहनने। मजाक एक तरफ, जर्मनी में एक आदमी था जिसके पास निश्चित रूप से मुद्दे नहीं थे। ये लड़का न केवल पूरी तरह से नग्न तस्वीरें लेने में खुश था, बल्कि उसने इन तस्वीरों को सार्वजनिक रूप भी ले लिया, और यही वो कारण है जिसके कारण उसे डार्विन पुरस्कार मिला भैया। सितंबर 2000 में हमारा आदमी मध्यकालीन शहर रोथेनबर्ग में अपने जन्मदिन के नग्न सूट में था। एक ऊंची पत्थर की दीवार के ऊपर खुद की तस्वीरें ले रहा था। उसने अपना कैमरा एक ट्राइपॉड पर सेट किया, दीवार पर उछला और कुछ पोज देने शुरू किए, जब अचानक उसने अपना संतुलन खो दिया और 16 फीट नीचे जमीन पर गिर गया। पुलिस को स्पष्ट रूप से इस मामले को एक साथ जोड़ने के लिए कैमरा की फिल्म विकसित करनी पड़ी। मुझे यकीन है वे उम्मीद कर रहे थे कि वो गलती से लेंस कैप बंद छोड़ गया हो। शराब से कब्र तक। शराबखोरी एक भयानक बीमारी है। दुनिया भर में अनुमानित 107 मिलियन लोग शराब के किसी न किसी रूप में अल्कोहल यूज का डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। लेकिन 2004 में टेक्सास के एक व्यक्ति ने अपने डिसऑर्डर को पूरी तरह से दूसरे रास्ते पर ले जाने का अनूठा तरीका खोजा। उन्हें गले की बीमारी था, जिसका मतलब था कुछ भी एसिडिक निकलना काफी दर्दनाक प्रक्रिया थी। इसलिए उसने अपनी शराब सही तरीके से लेने का विकल्प चुना। हाँ, ये आदमी खुद को अल्कोहल एनिमा देने वाला था। एनिमा वो है जहाँ आप आंत्र यंत्र की सफाई को प्रोत्साहित करने के लिए रेक्टम में लिक्विड इंजेक्ट करते हैं। हालांकि इन
इन तरल पदार्थों को ब्लड स्ट्रीम्स के माध्यम से शरीर में ले जाया जा सकता है। ये तरीका जिसे हमारे भाई साहब ने अपने इलाज करने वाले का विकल्प चुना। एक रात वो शेरी की 1.5 लीटर की बोतलें खरीद कर लाया। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए उन्हें हक करके एक शानदार पार्टी करने की योजना बना रहा था। आमतौर पर जब हमारे पास पीने के लिए बाटली खत्म हो जाए ना, तो हम पीना बंद कर देते हैं या बेहोश हो जाते हैं, पर हमारे साहब ने निश्चित रूप से बहुत ज्यादा पी ली थी और वो शराब एनीमा के बीच में अपनी जान गंवा बैठे। हालांकि उसके शरीर में अभी भी बहुत सारी शराब थी जो उसके बेहोश होने के काफी समय बाद तक उसके ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल होती रही। अगली सुबह उसकी आत्मा भी खुद को शराब में डुबो चुकी थी। अब यदि आपके रक्त में अल्कोहल की मात्रा 0.08% से कम है तो गाड़ी चलाना कानूनी है। ये मोटे तौर पर एक ड्रिंक जितना है, पर लगभग 6 से 10 रेगुलर ड्रिंक में आपके रक्त में अल्कोहल का स्तर लगभग 0.20% होता है और आपको आमतौर पर चलने में किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है। आगे उल्टी, बेहोशी, टपकती है। अल्कोहल पॉइजनिंग और होश का नुकसान तब होता है जब आपके रक्त में अल्कोहल की मात्रा लगभग 0.25% होती है, जो कि 20 से 30 रेगुलर ड्रिंक का सेवन करने जैसा है, और 0.40% पर आपका शरीर बेकाबू तरीके से बंद होना शुरू हो जाता है। और हमारे डार्विन पुरस्कार के विजेता के रक्त में अल्कोहल की मात्रा आश्चर्यजनक रूप से 0.47% थी। अरे वाह, इस आदमी के पास तो स्टील की आंत होनी चाहिए थी भाई। खैर, डार्विन पुरस्कारों के इस भाग के दौर में आज बस इतना ही, लेकिन चिंता मत करो, लिस्ट अभी बहुत लंबी है दोस्त। अगर आप इस श्रृंखला का अगला भाग चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। देखने के लिए शुक्रिया।